नमस्कार साथियों, मैं सोनिया और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड कनेक्शन। आज हम आपकी मुलाकात बुंदेलखंड क्षेत्र के एक बेहद महत्वपूर्ण संस्थान के कुलपति जी से कराने जा रहे हैं। संस्थान का नाम है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और इस विश्वविद्यालय के कुलपति पद को सुशोभित कर रहे हैं डॉक्टर A.K. सिंह जी, जिन्होंने न केवल कृषि के क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की, बल्कि लगातार विभिन्न पदों पर रहते हुए विभिन्न जिम्मेदारियां निभाई और आज वह बुंदेलखंड क्षेत्र में इस बेहद महत्वपूर्ण संस्थान के कुलपति के पद को सुशोभित कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं उनसे उनके बारे में और इस संस्थान के द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में। तो हमारे कनेक्शन पे बहुत बहुत स्वागत नमस्कार। है सर। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय 2014 में सौगात सरकार के द्वारा हमारे क्षेत्र को दी गई। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक पिछड़ा क्षेत्र के रूप में बुंदेलखंड को जाना जाता है। इस क्षेत्र में इस महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय के आने के बाद में किसानों की स्थिति में किस तरह से बदलाव लाया गया है, क्या असर रहा है? देखिए, विश्वविद्यालय 2014 में स्थापित हुआ। 2020 में इसकी जो संरचना है उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और ये विश्वविद्यालय लगातार तब से प्रगति कर रहा है। प्रारंभिक समय में जब विश्वविद्यालय को अपनी प्रयोगशालाओं को स्थापित करना था, अनेक भवनों का निर्माण करना था, वो सब पूरा करने के बाद विश्वविद्यालय ने किसानों के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाने का प्रयास भरपूर किया है और बड़ी सफलता भी मिली है। अब जो किसानों के लिए मुख्य रूप से और जो क्षेत्रफल भी आप देखेंगे तो उससे पता लगेगा, जो गेहूं की फसल यहाँ पर पहले कम होती थी, गेहूं की फसल बहुतायत क्षेत्रों में होने लगी है रबी के मौसम में और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कि 50 क्विंटल तक की पैदावार प्रति हेक्टेयर ले रहे हैं, जो कि बुंदेलखंड का जो औसत है उससे लगभग 1.5 से गुने से अधिक है। तो ऐसे प्रयास विश्वविद्यालय के माध्यम से हुए हैं और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो यहाँ का बीज उत्पादन का कार्यक्रम है। 3000 क्विंटल तक का बीज का उत्पादन हम वर्ष में एक बार करते हैं, जिसमें दलहनों के बीज भी हैं, तिलहनों के बीज भी हैं और मुख्य रूप से गेहूं का बीज है। विश्वविद्यालय ने गेहूं के अलावे जो सरसों की फसल है उसकी नई प्रजातियों को यहाँ पर चिन्हित करके किसानों तक पहुँचाने का कार्य किया है और उसकी भी आप पैदावार देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार प्राप्त कर रहे हैं। खरीफ के मौसम में यहाँ पर उड़द की फसल मुख्य रूप से होती थी और तिल होता था, लेकिन हाल के वर्षों में यह देखा गया है कि बारिश अधिक होने से दोनों फसलों का टिकाव हो नहीं पाता। इसलिए मूंगफली की तरफ किसानों ने अपना रुझान व्यक्त किया है और इस समय 3 लाख हेक्टेयर से अधिक मूंगफली का क्षेत्रफल खरीफ में हो गया है और इसके लिए विश्वविद्यालय लगातार प्रयास कर रहा है, नई प्रजातियों को चिन्हित करने के लिए भी और जो भी उसमें बीमारियां लगती हैं मूंगफली में या कोई खरपतवार आते हैं उनकी रोकथाम कैसे हो, उसके लिए लगातार प्रशिक्षण हम किसानों को दे रहे हैं। सर एक बात और कि जब भी खेती किसानी की हम बात करते हैं तो जो पहला संसाधन आता है वो मृदा होती है। मृदा का जो स्वास्थ्य है, कोई किसान किस तरीके से जाने कि वो उसमें क्या पोषण तत्व हैं, किसकी कमी है या क्या उसको इस बार उगाना चाहिए। इस मृदा के स्वास्थ्य परीक्षण, इसकी जाँच के लिए क्या केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में कोई प्रयास किए गए हैं? और अगर हैं तो वो क्या हैं और किस तरह से वो किसानों तक पहुँचते हैं? देखिए, बुंदेलखंड में मुख्यतः 4 तरह की मृदाएं हैं और ये मृदाएं एकदम से एक दूसरे से भिन्न किस्म की हैं। उसी के अनुसार फसलों का उत्पादन भी किसान करते हैं और जो दूसरे विषय भी हैं उनका भी चयन करते हैं। यहाँ की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम है, जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो भी बहुत कम है यहाँ की मृदा में, इसलिए इसकी जांच करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। विश्वविद्यालय के पास अपनी एक लैब है, जो कि किसानों के लिए समर्पित है। जो भी किसान यहाँ पर अपने सैंपल लेके आते हैं, उनकी तो हम जांच करते ही हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक प्रयोग के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में जाकर सॉइल सैंपलिंग करते हैं और उन सॉइल सैंपल्स की जाँच कर
उस गांव के और उस क्षेत्र के लोगों को अवगत कराते हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने ही और राज्य सरकार ने मिलकर के सभी किसानों के क्लस्टर से सॉइल सैंपल लिए हैं और 2-2 बार इस तरह का मिट्टी का परीक्षण पूरे झांसी मंडल में हुआ है। पूरे बुंदेलखंड प्रखंड में भी हुआ है। अब इसमें मिट्टी की जांच करा लेना तो एक बात है, लेकिन मिट्टी की जांच के बाद जो कमियां उसके अनुसार उसमें उर्वरक देना और खाद को देना, वैसे ही फसल को उगाना, इसकी संस्तुति लगातार विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक करते हैं। मिट्टी की अवस्था देखते हुए, उसमें उर्वरा शक्ति को देखते हुए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जो जो सूक्ष्म तत्व हैं उनकी मात्रा कितनी है उसमें, उसको देखते हुए किसानों को फसलों के चयन के ऊपर और कितनी मात्रा में खाद हमें देने की जरूरत है, यदि कमी है तो किस खाद की कमी है और कितना हमें देना चाहिए, इस तरह की संस्तुति विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक लगातार करता है। हम एक यूट्यूब चैनल भी हमारे पास है जिसके माध्यम से किसानों को हम जागरूक करते हैं। प्रेस विज्ञप्ति बराबर हमारे वैज्ञानिक देते हैं जो कि समाचार पत्रों के माध्यम से जाते हैं और जो स्थानीय आपका एफएम रेडियो है वहाँ पर भी पिछले हर सप्ताह से किसी न किसी विषय पर हम एक वार्ता वैज्ञानिकों से कराते हैं जिससे कि आसपास के जो किसान हैं उनको इसकी जानकारी मिल पाए। सर, आप कह रहे हैं कि ये पूरा विश्वविद्यालय इस तरीके का काम करता है कि जागरूकता भी रहे और उनको फसल सुधार के लिए भी लगातार किसानों को बताया जाता है। तो क्या वजह इसको आप मानते हैं कि विश्वविद्यालय में जो रिसर्च, जो जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, वो किसानों तक ढंग से नहीं पहुँच पा रही है या किसान जो है वो अपनी पारंपरिक खेती की जो प्रणाली है, उसमें बदलाव के लिए तैयार नहीं है, अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आना चाहता है? क्या आपको लगता है एक कृषि वैज्ञानिक के तौर पे? लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगातार कृषि के क्षेत्र में बुंदेलखंड ने भी सफलता पाई है। जो पहले जो औसत उत्पादन यहाँ पर होता था और जो आज औसत उत्पादन हो रहा है उसमें बड़ा फर्क है। उड़द मूंग की फसल नहीं होती है लेकिन उसके स्थान पर एक कैश क्रॉप जो मूंगफली की है वो होने लगी है खरीफ में। खरीफ में मक्का भी किसान करने लगे हैं और 35 से 40 क्विंटल पैदावार वो लेने की स्थिति में है। ये भी बड़ा खुशी की बात है कि जायद के मौसम में जब यहाँ पे 40 मतलब 45-50 डिग्री तापक्रम रहता है तब भी किसान मूंग की खेती करने लगे हैं। 60 दिन में मूंग की 10 क्विंटल की पैदावार बहुत सारे किसान ले रहे हैं। तो जो पहले परिस्थितियां खेती की थी बदली हुई हैं। ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है, जहाँ पर पानी कम हम बुंदेलखंड में बताते हैं, लेकिन पिछले 2-3 सालों में अच्छी वर्षा हुई है और इसी खरीफ में बहुत सारे किसानों ने धान की खेती की है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बासमती धान है, उसकी खेती किसान हमारे कर रहे हैं। जागरूकता किसानों में बढ़ी है, लेकिन ज़रूर इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे मेरठ का क्षेत्र है या पूर्वी उत्तर प्रदेश है, उसके तुलना में अभी यह क्षेत्र पीछे है। जो फसल का उत्पादन है, उधर ज़रूर लगातार किसान जागरूक हैं। एक विषय और भी रहा है कि पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र पशुपालन बहुतायत करता है। पशुओं की संख्या यहाँ पर ज़्यादा लोग रखते हैं और उसको एक इमरजेंसी करेंसी के रूप में भी प्रयोग करते हैं। जब कुछ पैसे की कमी हुई तो पशु बेच करके लोगों ने परिवार के लिए धन जुटाते हैं। तो पशुओं की संख्या यहाँ पर कम हुई है और उसके स्थान पे आप देखेंगे कि दुधारू पशुओं को लोग रखने लगे हैं। साहिवाल गाय है या यहाँ की जो स्थानीय गाय है जिसको बहुतायत किसान चाहते हैं, वो भी किसान रखने लगे हैं। बकरी पालन में बड़ा तेजी से इस क्षेत्र ने विकास किया है। बहुत सारे ऐसे उद्यमी आ गए हैं जो कि मुर्गी पालन बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। तो ये चाहे मछली पालन का क्षेत्र हो, मुर्गी पालन का क्षेत्र हो, बकरी पालन हो, गाय का पालन हो और भैंसों का भी पालन कॉमर्शियल रूप से इस क्षेत्र में बढ़ा है पहले की तुलना में। जागरूकता बढ़ी है और इसमें मैं ज़रूर कहूँगा कि एक बागवानी का क्षेत्र है, फलों का उत्पादन है, उसमें थोड़ा ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। मैं 1 मिनट आपको बीच में रोक के अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की एक बहुत बड़ी उपलब्धि अभी 3 दिन पहले ही बागवानी विषय पर एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार किया गया। बहुत सफल रहा और उसके लिए भी मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहूँगी बहुत-बहुत धन्यवाद। कि आपने बहुत अच्छे से वो कार्यक्रम को किया। सर, यहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र की जैसे आप समस्याएँ आप बता रहे हैं, उस तरीके से एक टर्म होती है स्मार्ट फार्मिंग। उसका यहाँ कितनी आप व्यावहारिकता देखते हैं? उसको यहाँ किस तरह से लागू किया जा सकता है? विश्वविद्यालय उसको
क्या उसका कोई विजन प्लान है इस तरीके का शुरू करने का या ऑलरेडी पहले से कुछ शुरू किया जा चुका है? 2 विषयों पे हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। एक तो एकीकृत कृषि प्रणाली जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहते हैं, जहाँ पर एक छोटा किसान एक छोटा तालाब भी बना पाए, गाय भी रख पाए और खेती भी कर पाए और उसके साथ दूसरे भी व्यवसाय यदि मधुमक्खी के बक्से वहाँ पे रख सके। हुँ, और इसका मॉडल हमने अपने यहाँ पर यूनिवर्सिटी में एक बनाया हुआ है, 1 हेक्टेयर का, जो कि किसान आते हैं और बड़ी रुचि से देखते हैं उसको, सीखने का प्रयास करते हैं। हुँ, हमारा ये भी प्रयास है कि ऐसे मॉडल हम किसानों के खेतों पर भी बनाएँ, उसके लिए एक प्रोजेक्ट भी हमने स्वीकृत कराया है हुँ, और 2 गाँव में हमारा प्रयास है कि ऐसे मॉडल हम स्थापित कर दें, जिसे देख कर के दूसरे गाँव के लोग करें। जो स्मार्ट फार्मिंग की आपने बात की है, हुँ, उसके लिए पॉली हाउसेज और नेट हाउसेज हमने विश्वविद्यालय में लगाए हैं, जी, जिसमें टमाटर और खीरा हुँ, मुख्य रूप से बड़ी सफलता के साथ गर्मी के मौसम में भी विश्वविद्यालय में उगाया जा रहा है और ऐसे मॉडल हम किसानों के पास ले जाना चाहते हैं और वो 12 महीने वो खेती कर सकते हैं पॉली हाउसेज में, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। अभी हमने एक हाईटेक नर्सरी स्थापित की है, जी, जिसमें लाखों सब्जियों के पौध हर वर्ष हम उगाएँगे और हमारा प्रयास है कि सब्जी किसान भाई सब्जी के पौध यहाँ से आस-पास के किसान लेकर के जाएँ और अच्छा से अच्छा उत्पादन लें। सब्जी से और फलों से हुँ, कम क्षेत्रफल में ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा आमदनी लिया जा सकता है, हुँ। इसमें कोई दो राय नहीं है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में खेती से अधिक बागवानी, सब्जी उत्पादन और पशुपालन से किसान भाई लाभ लाभ कमाएँगे। कमाएँ। ये तो बात हो गई किसानों की, लेकिन क्योंकि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, तो देश भर से छात्र भी यहाँ आते हैं। कृषि के क्षेत्र को वो अपने करियर के तौर पर अपनाते हैं। तो ऐसे छात्र जो यहाँ से पढ़कर निकलते हैं, उनकी नौकरियों के लिए, जो छात्र यहाँ इंटर्नशिप करना चाहते हैं, उनके लिए और ऐसे छात्र जो इस क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए विश्वविद्यालय किस तरह से सहयोग करता है? हमारा विश्वविद्यालय चूँकि केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, तो यहाँ जो प्रवेश होती है वो अखिल भारतीय स्तर पर होती है और यहाँ 25 से अधिक राज्यों से छात्र यहाँ पर हैं और विभिन्न तरह की जो विभिन्नताएँ हमारे देश की हैं, वो यहाँ पर पूरे कैंपस में आपको देखने को मिलेगा। विश्वविद्यालय में इस समय 1100 से अधिक छात्र हैं। जिस विश्वविद्यालय ने 2015-16 में 4 छात्रों के साथ शुरुआत की थी, आज 1100 से अधिक छात्र हैं। पूरी तरह से रेजिडेंशियल शिक्षा है, सभी छात्र कैंपस में ही रहते हैं और ये प्रयास है कि जो उच्च संस्थान हैं देश के, उनसे किसी भी तरीके से कम स्तर की शिक्षा यहाँ पर न दी जाए और छात्र यहाँ से अच्छे तरीके से निकलें और विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण हों। अभी 1-2 वर्षों में ही 65 स्टूडेंट्स ने अभी पिछले साल में ही नेट की परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं। 32 छात्रों ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में सफलता पाई और जो ऑल इंडिया रिसर्च सर्विसेज है आईसीआर की, हुँ। उसमें लगभग 45 से अधिक जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने क्वालिफाई किया। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि जो सफलता का मानक है बड़ा ऊँचा है हुँ, हमारे विश्वविद्यालय के और जो 100% प्लेसमेंट की बात हम करते हैं, हुँ, अभी हमारे विश्वविद्यालय का 100% प्लेसमेंट है। हुँ। या तो बच्चे दूसरे संस्थानों में शिक्षा के लिए जा रहे हैं यहाँ से उत्तीर्ण होकर के या कहीं नौकरियों में जा रहे हैं। कहीं एक भी ऐसा केस नहीं हमारे विश्वविद्यालय का एक भी छात्र का, जो कि यहाँ से पढ़ाई करने के बाद अपने घर पर बिना कार्य के बैठा हो। चलिए, कुलपति के तौर पर आप इसके लिए बधाई की जी। बात है, आपको बहुत-बहुत बधाई। इसके अलावा सर जो आजकल जिस तरीके से रासायनिक उर्वरक का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, तो लोगों के बीच में अपने घर पर ही गमलों में, बालकनी में एक खेती मतलब खासकर सब्ज़ी और फल उगाने की एक प्रवृत्ति हो रही है। तो क्या विश्वविद्यालय ने ऐसे बीज या तकनीक तैयार की है, जिससे ऐसे लोग जो चाहते हैं कि घरों पर रहकर भी वो अपने घर पर ही उत्पादन थोड़ा बहुत अपने लिए कर पाएँ, ऐसी सुविधा भी ऐसे बीज भी क्या विश्वविद्यालय की ओर से तैयार किए गए हैं? बीज वही मैंने आपसे कहा कि 3000 क्विंटल बीज हम हुँ, उत्पादित करते हैं, हुँ, जिसमें सब्जियों के बीज भी हैं, फूलों के बीज भी हैं और फलों के पौध भी हैं।
तो कोई यदि रुचिकर है, हुँ। वो लेकर के जाता है और बहुत सारे बाग हमारे वैज्ञानिकों ने किसानों के खेतों पर भी स्थापित कराए हैं। हुँ। तो वैज्ञानिक लगातार अग्रसर हैं और जो यहाँ के छात्र हैं, उनको भी साल में 3 महीने ऐसी ज़िम्मेदारी रहती है, पूरे उनके 4 वर्ष के डिग्री कार्यक्रम में कि 3 महीने आप गाँव में जाकर के सीखिए भी गाँव की परिस्थितियों को, कि किसान कैसे रह रहे हैं, कैसे खेती करते हैं और यहाँ की नई तकनीक को भी लेकर के जाइए। तो छात्र भी और यहाँ के वैज्ञानिक और अध्यापक भी लगातार हमारे गाँव से और किसानों से जुड़े हुए हैं और नए तरह के बीज जो हम उत्पादित करते हैं, उसको ले जाकर के किसानों के खेतों पर दिखाने का प्रयास करते हैं। सालाना मुझे लगता है 2000 से 3000 किसानों के खेतों पर नए-नए बीजों का प्रदर्शन हमारे वैज्ञानिक लगाते हैं और उसके लिए किसी न किसी योजना में धनराशि कहीं से प्राप्त करके हम वहाँ पर किसानों को बीज उपलब्ध कराते हैं। एक सवाल आपने पूछा था कि स्टार्टअप के लिए हमने क्या किया? हाँ, हाँ, हाँ। स्टार्टअप के लिए एक इन्क्यूबेशन सेंटर हमने यहाँ पर स्थापित किया है, जिसका रजिस्ट्रेशन भी विश्वविद्यालय ने करा लिया है और लगभग 16 ऐसे कोर्सेज हैं, 3 महीने से लेकर के 6 महीने तक की, जो हम ग्रेजुएट्स बच्चे हमारे हों और चाहे गाँव के बच्चे जो इंटरमीडिएट पास हैं और आगे कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो वो इन कोर्सेज में आकर के एडमिशन लेते हैं और उसको अ, सर्टिफ़िकेट यहाँ से प्राप्त करते हैं। तो कौशल उन्हें प्राप्त होता है, कोई जाके व्यवसाय अपना स्वयं का वो वो शुरू शुरू कर कर सकते सकता हैं। है। तो ऐसी व्यवस्था हमने की है कि केवल हमारे यहाँ के बच्चों के लिए नहीं, हुँ। बल्कि इंटरमीडिएट पास बाहर के भी जो बच्चे हैं, ग्रामीण बच्चे हैं, वो आकर के रजिस्ट्रेशन करके 3 महीने से या 6 महीने के कोर्सेज का सर्टिफ़िकेट विभिन्न व्यवसाय जो कृषि से संबंधित हैं, चाहे बकरी पालन का हो, मशरूम का हो, शहद उत्पादन का हो हुँ। या प्रसंस्करण का हो, हुँ। वो सब यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। सर, ये जो अब कृषि विश्वविद्यालय तो लगातार किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए काम कर रहा है, लेकिन फिर भी बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेषकर किसानों की स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है। आप क्या अपील करना चाहेंगे किसानों से कि वो किस तरह से क्या अपने मतलब सोच में बदलाव लाएँ, अपने कार्य में बदलाव लाएँ, जिससे कि जो सरकार की सोच है कि किसानों की आय दोगुनी हो और विश्वविद्यालय भी काम कर रहा है, तो वो दोनों उद्देश्य पूरे हो जी। सकें? किसानों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान भाइयों से तो मेरा बार-बार यही सुझाव रहता है कि बुंदेलखंड में बार-बार चर्चा होती है कि पानी कम है, लेकिन पानी वास्तव में कम नहीं है। 600, 700, 750 मिलीमीटर वर्षा हर वर्ष होती है और यदि केवल पानी का संचय यहाँ के किसान करने लगें, तो बाकी खेती का कार्य उनके लिए बड़ा आसान होगा। हमारे विश्वविद्यालय ने भी इस तरह का मॉडल प्रस्तुत किया है। लगभग 25 एकड़ के क्षेत्रफल में हमने तालाब बनाए हैं यहाँ पर और उससे 200 एकड़ का जो क्षेत्र है हमारा खेती का, केवल उन तालाबों के आश्रित ही खेती खरीफ या रबी दोनों की हम करते हैं। कोई ट्यूबवेल आधारित यहाँ पर सिंचाई नहीं है। किसान भी यदि अपने खेत पर एक तालाब बनाएं, पानी का संचय करें, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी खेत तालाब की योजना स्वीकृत की है। उससे लाभ लेकर यदि इस काम करते हैं तो निश्चित रूप से उनमें हो सकता है। दूसरा मैं ये ज़रूर निवेदन करूँगा कि नवीन तकनीकी जो कृषि की है उसके उसी से ही किसानी में और खेती में किसान लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चाहे पशुपालन का क्षेत्र हो या मछली पालन का क्षेत्र हो या नई-नई फसलें उगाने का क्षेत्र हो, सब में नवीन तकनीकी हमारे पास उपलब्ध है, नए बीज उपलब्ध हैं, नए तरह की जो जानकारी है वो हमारे वैज्ञानिकों के पास है। विश्वविद्यालय के संपर्क में यदि किसान रहते हैं और नई तकनीकी को अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आमदनी उनकी है, आज की स्थिति में वो लगातार आगे बढ़ेगी। दोगुनी नहीं तिगुनी भी आमदनी करने की कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि किसानों को उसमें। होगी, यदि परिश्रम करते हैं हुँ, नई जानकारी के साथ। हुँ। और विविधता रखते हैं अपने जी। काम में कि मतलब खेती के साथ आपको पशुपालन पर भी ध्यान देना होगा, बागवानी भी थोड़ा-सा। तो दर्शकों ये थे हमारे साथ रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति जिन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय किस तरीके से बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए और उनकी मदद के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। मैं सोनिया पांडे और आप देख रहे थे बुंदेलखंड कनेक्शन।